केव नंबर 7 में पोर्च के बाद डायरेक्ट श्राइन क्यों है? यहाँ पर हॉल क्यों नहीं है, स्क्वायर हॉल? सी इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसका कारण ये है कि जितने भी अजंता में केव्स बने हैं या जितने भी भारत में केव्स बने हैं, ये सबका अलग अलग आर्किटेक्चरल टाइपोलॉजी था जिसके मैंने क्लासिफिकेशन किया है और उसके कई डिफरेंट एडिशंस पब्लिश हुए हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिकली मैं ये बहुत ही छोटे जो ना शब्दों में अगर बोला जाए, कम शब्दों में बोला जाए, तो समस्त बौद्ध शैलगृह जितने भी भारत में बने, कहीं भी बने, उनको 3 मोटे मोटे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जिसको हम बोल सकते हैं मोनोफंक्शनल आर्किटेक्चर, दूसरा है जिसको हम बोल सकते हैं डुओ फंक्शनल आर्किटेक्चर, और तीसरा है जिसको हम बोल सकते हैं ट्राई फंक्शनल आर्किटेक्चर। तो मोनोफंक्शनल आर्किटेक्चर मतलब वो किसी एक ही फंक्शन, किसी एक ही प्रयोजन, किसी एक ही उद्देश्य, किसी एक ही व्यवहार के लिए बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल तुलजा लेनी को ले लीजिए, वहाँ पे जो राउंड चेतिया घर है उसमें एक ही फंक्शन है, वर्शिप। उसमें कोई भी सेल नहीं बना हुआ है, यानी वहाँ पे कोई भी बनते वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई हॉल नहीं है, यानी उसमें कोई भी असेंबली नहीं कर सकते, कॉन्ग्रीगेशन नहीं कर सकते, आप कोई डाइनिंग नहीं कर सकते। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे तुलजा लेने से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसको हम मोनोफंक्शनल ही आर्किटेक्चर कह सकते हैं। अब आती है फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा जो कैटेगरी है वो है डुओ फंक्शनल। डुओ फंक्शनल मतलब 2 फंक्शन था जी। तो एक फंक्शन जो मोटे तौर पे दिया जाए, एक है ड्वेलिंग, यानी भंते को रहने के लिए एक डॉर्मिटोरी। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर भी और इधर भी देख सकते हैं कि इसमें सेल्स बने हैं, ये कोठरी बनी है, रूम बना है, प्रकोष्ठ बना है, ये रहने के लिए बना था। यानी ये इसकी जो संयोजना बनी उसमें ड्वेलिंग, मोनास्टिक ड्वेलिंग या डॉर्मिटोरी जिसको बोला जाए, उपाश्रय बोला जाए, इसके लिए भंते को रहने के लिए तो बनाया गया था। और दूसरा जो है ना, इसमें हॉल क्यों नहीं है? हॉल इसके लिए नहीं है कि इनकी संयोजना ही ऐसे बनी कि हमको कॉन्ग्रीगेशन नहीं चाहिए, वर्शिप नहीं चाहिए, हमको सभा नहीं करनी है, ये सब नहीं करनी है। लेकिन बाकी केव्स में है सब जगह, मतलब बाकी उन्होंने हॉल बनाया और इसकी अपनी एक इन्होंने इसके जो पैटर्न थे उन्होंने बोला कि मुझे हॉल नहीं चाहिए और मुझे थोड़ा सा शायद वो इकोनॉमिकल भी है। उन्होंने बोला सीधा मैं स्तूप बनाऊंगा। पहले वो स्तूप बनाना चाहते थे, बाद में फिर आइडिया चेंज हो गया कि अभी मुझे प्रतिमा बनानी है, तो शाक्य मुनि का यहाँ पे मूर्ति बना दिया गया। और आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे प्रमाणित कर सकते हो? तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे जाकर देख लीजिए। बनोटी केव्स है, उसमें भी केवल पोर्च है और पोर्च के बाद में आपको डायरेक्टली जो है वो श्राइन मिलेगा। आपको जाकर के एलिफेंटा का केव नंबर 2, केव नंबर 3, केव नंबर 4 आपको जाके देखना है। वो भी मेरे विचार से पहले बौद्ध था और बाद में उसको शैवाइट में कन्वर्ट किया गया, जिसके भी प्रमाण वहाँ पे मौजूद मिलेंगे आपको। चीजल मार्किंग को अगर ध्यान से अगर आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे एलिफेंटा में केव नंबर 2, केव नंबर 3 और केव नंबर 4, उसमें भी केवल पोर्च है और उसके बाद में श्राइन है। और वो श्राइन भी मेरा ये कहना है क्या कि ओरिजिनली वहाँ पे बुद्ध अवस्थित थे, जो बाद में उसको शिवलिंग में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया इन एलिफेंटा। अब यही चीज़ आप और भी जाइए, मंडपेश्वर जाइए। मंडपेश्वर जो बॉम्बे में है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे, और इवन आप लोनार्ड को देखिए, लोनार्ड को भी आप देखेंगे तो ये पोर्च आपको नज़र आएगा और पोर्च के बाद डायरेक्टली आपको श्राइन नज़र आएगा। बल्कि श्राइन कहीं पर बना, लोनार्ड में श्राइन बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूं कि वो कंटेम्प्रेरी है लोनार्ड। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे 469 में जो एक वार हुआ जिसको प्रोफेसर स्प्रिंग रिसेशन कहते हैं और बाद में हायटस हुआ, और सबको मालूम है कि किस प्रकार से काम थोड़ा सा यहाँ बंद हो गया था, इसमें वो लोनार्ड भी शामिल है। लोनार्ड में वो काम हुआ। फिर मंडपेश्वर में भी यही चीज़ हुई। मंडपेश्वर का भी 2-3 फेज़ है, 2 फेज़ है, लोनार्ड का भी 2 फेज़ है। नहीं, दुलान में सेकंड फेज आया ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि मंडपेश्वर और लोनार्ड उसका भी ग्राउंड प्लान यही है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, एलोरा आपको भी ले लीजिए। एलोरा में भी 27A है और एलोरा में एक और केव नंबर 20 है। ऐसे 2 वहाँ पे और एक और जिसके मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं याद आ रही है, मेरे किताब में वो प्रकाशित मिलेगा।
उसमें एलोरा में भी ऐसे 2 ऐसे केव थे जो ओरिजिनली बुद्धिस्ट थे, बाद में उनको कन्वर्ट किया गया, जो है ना हिंदू केव्स में, सेवाइट केव में बाद में कन्वर्ट किया गया। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि पोर्च है और पोर्च के बाद डायरेक्ट श्राइन है। और ये फॉर्मेट बाद में इतना पॉपुलर हुआ कि एलोरा में जब हिंदू केव्स बनने चालू हुए और इवन बाद में जो बुद्धिस्ट केव भी बाद में बनने चालू हुए बहुत से, उसमें आप देखेंगे बहुत से ऐसे केव्स हैं जिसके अंदर में पोर्च है और सीधा श्राइन है, उसमें कोई हॉल नहीं है जी। बिकॉज हॉल बनाना एक बहुत बड़ा काम था। बिकॉज यहाँ पे जो है ये जो पोर्च है ये 40 फीट लंबा है जी, और 40 फीट चौड़ा काटने के लिए आपको बहुत काटना पड़ेगा। तो कभी कभी अगर पैटर्न जो है उसके पास में अगर इतनी फंडिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने बोला हमको हॉल नहीं चाहिए। इसके लिए अगर ये प्रमाण अगर एक्सेप्टेबल नज़र आते हैं तो ऐसा प्रोफेसर स्पिंक ने जो अपने राइटिंग में इस प्रकार से लिखा कि ओरिजिनली इसमें हॉल प्लान्ड था, उन्होंने अपने एक लेख में भी इस प्रकार से लिखा और उसके बाद उन्होंने अपने वॉल्यूम्स में भी लिखा कि इसमें ज़रूर एक हॉल रहा होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी हॉल कभी भी प्लान्ड था ही नहीं। टाइपोलॉजिकल स्टडी पूरे भारत का करेंगे, क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया, तो आपको पता चलेगा कि यही एक लॉजिकल आंसर होता है।